हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखेंगे डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। तो स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। तो डेफिनेशन क्या कहती है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी बेसिस ऑफ ए वेक्टर स्पेस वी ओवर एफ इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। मतलब किसी बेसिस में कितने एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलेंगे? डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस। ठीक है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं DIM-V से। ठीक है, वेक्टर स्पेस हैज फाइनाइट बेसिस इज कॉल्ड फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। मतलब अगर बेसिस फाइनाइट होगी तो उसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। और जिसमें इनफाइनाइट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, अब आपको पता है कि जो सिंगलटन जीरो वेक्टर होता है वो हमेशा क्या होता है? एक वेक्टर स्पेस होता है। तो उसका डायमेंशन हम लोग क्या एज्यूम करेंगे? जीरो एज्यूम करेंगे, क्योंकि वो किससे जनरेट होता है? एम्प्टी सेट से। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आती है एक्सटेंशन थ्योरम। ये थ्योरम क्या कहती है? एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ फाइनाइटली जनरेटेड वेक्टर स्पेस कैन बी एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ वी। मतलब ये कहती है कि अगर आपके पास एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ऑफ वेक्टर्स है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सटेंड कर सकते हैं। क्या बनाने के लिए? बेसिस बनाने के लिए। ठीक है, तो इस थ्योरम के हम लोग पहले आइडिया पे आते हैं। आइडिया क्या कहता है थ्योरम का? कि अगर आप कोई भी एक लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लोगे, और पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो हमेशा क्या बनाता है? बेसिस बनाता है। तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे एक आर्बिट्रेरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट ले लेंगे और उसको एक्सटेंड कर देंगे। किस में? मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट में। तो वो क्या बन जाएगी? बेसिस बन जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आइडिया हो गया। एज वी नो दैट मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट फॉर्म्स अ बेसिस। मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट क्या बनाता है? बेसिस बनाता है। सो वी एक्सटेंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट टू मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट। तो हम उसको क्या कर देंगे? एक्सटेंड कर देंगे। स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ से। प्रूफ क्या कहता है? हमने एक सेट ऑफ वेक्टर्स ले लिया, उसमें वेक्टर्स हमारे पास आर वेक्टर्स हैं, V1 V2 सोन अप टू VR। अगर ये पूरा का पूरा स्पैन कर देगा, तो स्पैन कर देगा इसका मतलब क्या है? स्पैन भी है और लीनियरली इंडिपेंडेंट भी है, तो क्या बन जाएगी? ये बेसिस बन जाएगी। देन वी आर डन, मतलब हमें कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्या मान लेते हैं? एक सेट मान लेते हैं S। उसमें क्या है? V1 V2 सोन अप टू VR, VR+1 R+2 सोन अप टू VN। कितने वेक्टर्स हो गए टोटल? ये n वेक्टर्स हो गए। इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये क्या है? मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। ये क्या है? मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। देखो अब ये जो आगे प्रूफ करेंगे ये उस थ्योरम का भी प्रूफ हो जाएगा कि जो मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट है वो क्या बनाता है? बेसिस बनाता है। बेसिस बनाने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट और दूसरा क्या? स्पैन करने वाला। अब देखो हम लोगों ने क्या मान लिया? मैक्सिमल लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ V। तो हम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट तो हो गया, अब जरूरत क्या रहेगी? सिर्फ स्पैन करने की। तो हम लोग क्या करेंगे? एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लेंगे V। वो कहाँ बिलोंग कर रहा है? V में। ठीक है, और फिर हम लोगों ने मान लिया S डैश सेट। S डैश सेट क्या है? V से लेकर Vn तक तो सेम टू सेम वही वेक्टर्स हैं, और V वेक्टर उसमें हमने क्या कर दिया? ऐड कर दिया। इज लीनियरली डिपेंडेंट। ये क्या हो जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि आप लोगों ने थ्योरम कर रखी है, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखी थी कि अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं तो अगर उसमें हम लोग n+1 वेक्टर्स कर दें तो हमेशा क्या होते हैं? वो लीनियरली डिपेंडेंट। तो वहां से रिजल्ट आ गया इसका। अगर लीनियर डिपेंडेंट होता है तो क्या होता है? हमें ऐसे स्केलर्स मिलते हैं A1 A2 सोन अप टू AN, नॉट ऑल जीरो। ठीक है, सारे के सारे जीरो नहीं होंगे, सच दैट A1 V1 प्लस A2 V2 सोन अप टू AN VN प्लस AV इक्वल टू जीरो। यहाँ पे जीरो मैंने बोर्ड में लिखा है। क्यों लिखा है? क्योंकि किसका वेक्टर है? जीरो वेक्टर है, ये स्केलर नहीं है, जीरो वेक्टर है। ठीक है, तो अगर अब दो कंडीशन आती है हमारे पास, ए जीरो होगा या फिर ए क्या होगा? नॉन जीरो होगा। तो पहले हम लोग मान लेते हैं कि अगर ए जीरो है, अगर ए जीरो है इसका मतलब हमारे पास क्या जीरो हो जाएगा? A1 V1 प्लस A2 V2 सोन अप टू AN VN, ये हमारे पास जीरो हो जाएगा। सिंस अब हमें क्या पता है? जो V1 से लेकर VN वेक्टर का सेट है वो क्या है? लीनियरली इंडिपेंडेंट। तो इसका मतलब सारे के सारे इसके अंदर क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। इसका मतलब A1 भी जीरो, A2 भी जीरो, A3 भी जीरो, सोन अप टू AN भी क्या हो जाएगा? जीरो। तो इसका मतलब क्या होगा? अगर ए जीरो है तो सारे ए आई हमारे पास क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। पर ये तो ट्रू नहीं है। क्यों ट्रू नहीं है? क्योंकि जो हमारा सेट है ये वाला पूरा का पूरा एस डैश, ये क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट। तो एक नेक्स्ट के अंदर को तो क्या होना पड़ेगा? नॉन जीरो होना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे सारे क्या आ रहे हैं? जीरो। इसका मतलब ए इक्वल टू जीरो तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब क्या होगा? ए इज नॉन जीरो। तो अगर ए नॉन जीरो है तो हम ए नॉन जीरो से हम लोग क्या कर सकते हैं? उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे?
इसको ए वी को हम लोग क्या लेके जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाएंगे और उससे सभी को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे ए से सभी को। तो हमारे पास v की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस ए वन बाई ए वी वन माइनस ए टू बाई ए वी टू प्लस वन अप टू माइनस ए एन बाई ए वी एन। अब देखो ए वन भी स्केलर है और ए भी स्केलर है, तो ये इन दोनों को जब डिवाइड करेगा वो भी क्या आ जाएगा हमारे पास, स्केलर आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एक स्केलर। उस स्केलर को एक बार के लिए नाम देते हैं सी वन। तो पहले वाले स्केलर को सी वन, दूसरे वाले स्केलर को सी टू, सो अप टू ऐसे सी एन। तो हमारे पास v को हमने क्या लिख दिया, सी वन वी वन प्लस सी टू वी टू सोन अप टू सी एन वी एन। तो सी आई क्या है, स्केलर। तो v को हमने लिख दिया लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वी वन वी टू सोन अप टू वी एन, लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया। इसका मतलब जो वेक्टर्स है वी वन से लेकर वी एन, वो v को क्या कर रहे हैं, स्पैन कर रहे हैं। अब देखो जो सेट था वो लीनियरली इंडिपेंडेंट भी था और जो सेट है ये क्या कर रहा है, स्पैन भी कर रहा है। तो इसका मतलब ये क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ठीक है, तो ये सेट क्या बन जाएगा, बेसिस बन जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर एक कोरोलरी आ रही है। कोरोलरी क्या है, जो थ्योरम होती है उसका एक मतलब छोटा सा रिजल्ट मान लो एक तरीके से। तो ये क्या कहती है, इफ द वेक्टर स्पेस V इज ऑफ डायमेंशन n देन एनी n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स इन V फॉर्म्स है बेसिस ऑफ V। मतलब अगर आपके पास n सेट ऑफ n वेक्टर्स हैं वो क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट, और डायमेंशन कितना आपके पास n है। ठीक है, तो वो क्या बनाएगा, बेसिस बनाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास एक और थ्योरम आ रही है। ये थ्योरम क्या कहती है, इफ W इज अ सबस्पेस ऑफ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस V ओवर F then W is finite dimensional subspace and dimension of W is less than dimension of V. Also dimension of W is equal to dimension of V if and only if W equal to V। यहाँ पे एक चीज रहेगी, dimension of W equal to dimension of V आएगा हमारे पास if and only if W equal to V। ठीक है, तो W क्या दे रखा है, सबस्पेस दे रखा है किसी भी वेक्टर स्पेस का। ठीक है, तो देखो वेक्टर स्पेस, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने मान लिया लेट डायमेंशन ऑफ V इक्वल टू n। V का डायमेंशन क्या मान लिया हम लोगों ने, n मान लिया। और S एक सेट मान लिया W1 W2 सो अप टू Wm बी लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W। तो W का ये क्या मान लिया हम लोगों ने, लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट। तो जो S सेट है वो भी क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा किसके अंदर, V के अंदर। क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास दो रिजल्ट है, एक तो ये कि सबसेट ऑफ एवरी लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट, और दूसरा ये अगर हमारे पास n वेक्टर्स हैं तो n से बड़ा भी कोई भी सेट होगा n+1 या n+2 का, वो हमेशा क्या होगा, लीनियरली डिपेंडेंट। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, डायमेंशन दे रखा है n। ठीक है, तो हमारे पास n तो ऑटोमेटिकली क्या आएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो उसे छोटा सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होगा। तो यहां से दो तरीके से आप इसको मान सकते हो। एक तो V जनरेटेड बाय n एलिमेंट्स, क्यों जनरेट हो रहा है, क्योंकि इसका डायमेंशन कितना है n। देन एनी सेट कंटेनिंग मोर देन एनी n एलिमेंट्स इज लीनियरली डिपेंडेंट। एक तो हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सबसेट ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट, तो ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं। इससे क्या आ जाएगा, m इज लेस देन इक्वल टू n। ठीक है, नाउ एवरी मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ W कंटेन्स नॉट मोर देन n एलिमेंट्स। तो जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होगा वो n से ज्यादा एलिमेंट नहीं कंटेन करेगा। और आपको पता है कि जो मैक्सिमम लीनियरली इंडिपेंडेंट सेट होता है वो क्या बनाता है, बेसिस बनाता है। ठीक है, तो ये सेट क्या बना देगा, बेसिस बना देगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो डायमेंशन ऑफ m है वो डायमेंशन n से क्या हो जाएगी, सॉरी जो डायमेंशन ऑफ W है वो लेस देन क्या हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ V, क्योंकि m किससे लेस है, n से लेस है। ठीक है, तो पहला पार्ट तो इस थ्योरम का प्रूव हो गया। पहला पार्ट क्या था कि जो डायमेंशन ऑफ W वो किससे लेस होगा, डायमेंशन ऑफ V से। सेकंड पार्ट क्या है, डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W इक्वल टू V। तो डायमेंशन ऑफ W इक्वल डायमेंशन V कब होगा, इफ एंड ओनली इफ W इक्वल टू V। हम लोग मान लेते टू शो डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V इफ एंड ओनली इफ W इक्वल टू V। जब इफ एंड ओनली इफ की कंडीशन आती है तो क्या करते हैं हम लोग, फर्स्ट कंडीशन को मानते हैं, सेकंड को प्रूव करते हैं, फिर सेकंड कंडीशन को मानते हैं, फिर किसको प्रूव करते हैं, फर्स्ट को प्रूव करते हैं। तो पहले हम लोगों ने फर्स्ट कंडीशन मान ली, लेट डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V। अब हमें क्या प्रूव करना है, W इक्वल टू V। ठीक है, तो S1 हम लोग एक सेट मान लेते हैं किसका, बेसिस ऑफ W का। S1 क्या हो जाएगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट W में लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और इसी तरीके से किसमें भी इंडिपेंडेंट हो जाएगा, V में भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि W किसका सबसेट है, V का सबसेट है। ठीक है, इसी तरीके से तो डायमेंशन ऑफ V भी क्या हो जाएगी, M हो जाएगी, क्योंकि दोनों डायमेंशन हमें क्या दे रखी है, सेम दे रखी है। ठीक है, डायमेंशन ऑफ V क्या होगी, M। तो इसका मतलब S1 इज बेसिस ऑफ V। S1 बेसिस हो जाए, बन जाएगा ना। क्यों बन जाएगा S1 बेसिस,
एक तो लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और आपको पता है कि अगर हमारे पास सेट ऑफ n वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो अगर हमारे पास n लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर्स हैं तो वो क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। ठीक है, तो S1 क्या बन जाएगी, बेसिस बन जाएगी। S1 बेसिस बन गई तो इसका मतलब V किससे स्पैन हो रहा है, S1 से, बट W भी किससे स्पैन हो रहा है, S1 से। दोनों S1 से स्पैन हो रहे हैं तो इसका मतलब दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। सेकंड केस में हम लोग क्या मानेंगे, W इक्वल टू V और डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू V मानेंगे और डायमेंशन ऑफ W इक्वल टू डायमेंशन ऑफ V प्रूव करेंगे। तो W इक्वल टू V है तो इसका मतलब W किसका सबसेट है, V का, और दूसरे तरीके से V किसका सबसेट है, W का। तो दोनों एक दूसरे के सेट हैं तो क्या हो जाएंगे, डायमेंशन सेट है तो डायमेंशन ऑफ V हो जाएगा, वो लेस देन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ W, और W किसका सबसेट है, V का, तो डायमेंशन ऑफ W किससे लेस हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ V से। अभी जिसका फर्स्ट पार्ट था उसी में प्रूव किया हमने ये रिजल्ट, तो यहां तो दोनों के डायमेंशन क्या आ जाएंगे, बराबर आ जाएंगे। एक ही मैंने कोट किया है, डिफरेंशिएट फंक्शंस नॉट ह्यूमन बींग्स, मतलब हमें फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना चाहिए, ह्यूमन बींग्स को नहीं। ठीक है, अब एक क्वेश्चन आ रहा है, प्रूव दैट S स्पैन्स द वेक्टर स्पेस R3 ओवर R बट इज नॉट ए बेसिस। ये स्पैन तो कर देगा बट बेसिस नहीं बनाएगा। ठीक है, ये आप लोग देख सकते हो कैसे प्रूव करते हैं हम लोग स्पैन करने वाला। स्पैन करने में क्या करेंगे, हम एक आर्बिट्रेरी वेक्टर ले लेंगे और दिखा देंगे इन चारों की हेल्प से उसको क्या कर सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी वेक्टर क्या ले लिया, ABC, तो हमने यहाँ पे सिर्फ खोल के दिखाया है कि ABC को हम इन चारों की हेल्प से लिख सकते हैं। इन इक्वेशन को सोल्व किया जस्ट सिंपल, और दिखा दिया कि एक्स वाइज ABC की हेल्प से इनको हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और दूसरा क्या कर रखा है कि बेसिस नहीं होगा। बेसिस के अंदर दो कंडीशन होती है, पहली तो स्पैन वाली और दूसरी कौन सी होती है, लीनियरली इंडिपेंडेंट वाली। तो स्पैन वाली तो होगी, दूसरी क्या है, हम लोग प्रूव कर दें कि ये सेट लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग शो कर सकते हैं कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। सेम ट्रिक है, ये हम लोगों ने पहले भी सीख रखी है। हमें स्केलर ऐसे मिल जाएंगे नॉन जीरो, जिसकी हेल्प से अगर इनसे मल्टीप्लाई करने पूरा पूरा वेक्टर इक्वल टू जीरो आ रहा है तो कोई एक स्केलर नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास 4 स्केलर हैं, 4 में से 3 नॉन जीरो आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, तो ये स्पैन तो कर रहा है पर लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब बेसिस नहीं बना सकता ये। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस हैं, ये हम लोग सीधा डिस्कस करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्सटेंड द सेट ऑफ वेक्टर्स 0 1 2 2 -1 4 टू फॉर्म ए बेसिस ऑफ R3 ओवर R। इस सेट को हमें क्या करना है, एक्सटेंड करना है बेसिस बनाने के लिए। ठीक है, तो आपको पता है कि R3 और R की स्टैंडर्ड बेसिस कौन कौन सी होती है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, 3 बेसिस होती है और 2 हमें ये दे रखी है। तो हम लोग क्या करेंगे, उन तीनों बेसिस में से एक उन तीनों वेक्टर्स में से एक वेक्टर उठाएंगे और इसके साथ चेक करेंगे कि लीनियरली इंडिपेंडेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। क्योंकि जब डायमेंशन 3 होता है, अगर हमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल गए तो क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। तो हम तीनों वेक्टर उठाएंगे, पहले 1 0 0, इसके साथ चेक करें कि लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गया तो ये तीनों वेक्टर मिलके क्या बना देंगे, बेसिस बना देंगे। फिर अगर वो नहीं बना रहा तो सेकंड वेक्टर चेक करो 0 1 0 वाला, उससे इन दोनों को चेक करो, अगर वो तीनों लीनियरली इंडिपेंडेंट आ गए तो बेसिस बना देंगे, अगर नहीं आए तो थर्ड वेक्टर से चेक कर लो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेस Q√2 ओवर Q। तो हमें क्या निकालनी है, डायमेंशन निकालनी है। डायमेंशन की डेफिनेशन क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बेसिस। तो आप 2 एलिमेंट्स लो, एक तो 1 और एक √2। ठीक है, 1 और √2 की हेल्प से हम लोग Q√2 के सारे एलिमेंट निकाल सकते हैं। Q√2 में एलिमेंट किस टाइप के हैं, A + B√2 टाइप के। तो हमारे पास 2 एंट्री बच गई ना, A और B। ठीक है, A B स्केलर से आ रहा है और B स्केलर से आ रहा है। ठीक है, तो एक तो 1 लेंगे और एक √2 लेंगे। इन दोनों की हेल्प से हम लोग A + B√2 टाइप का कोई भी एलिमेंट क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो डायमेंशन से कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ C ओवर R एंड C ओवर C। हमें डायमेंशन निकालनी है C ओवर R की और C ओवर C की। तो देखो यहाँ पे फील्ड किसका है, रियल्स का, C ओवर R। अब आप 2 एलिमेंट्स लो, एक तो 1 लो और दूसरा क्या लो, आयोटा लो। कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे डिफाइंड होते हैं, A + आयोटा B टाइप। A और B कहां से आते हैं, रियल से। तो अगर मैं 1 ले लूं और एक आयोटा ले लूं, इन दोनों की हेल्प से मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकता हूं। तो C ओवर R का डायमेंशन क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। लेकिन C ओवर C, अब देखो C और C में कॉम्प्लेक्स नंबर है, जो फील्ड है वो भी कहां से आ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स से आ रहे हैं। तो आयोटा की हेल्प से हम लोग कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिख सकते हैं। तो इसका डायमेंशन कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। नेक्स्ट है, शो दैट सेट 1 0 0 1 1 0 1 1 1 इज अ बेसिस ऑफ C3 ओवर C बट नॉट अ बेसिस सेट ऑफ C3 ओवर R और C3 ओवर Q।
ठीक है। C3 और C, देखो C और C का डायमेंशन कितना होता है 1, तो इस तरीके से C3 और C का डायमेंशन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो अगर डायमेंशन 3 है तो अगर हमें 3 लीनियरली इंडिपेंडेंट वेक्टर मिल जाते हैं तो क्या बना देते हैं, बेसिस बना देते हैं। अब एक देखो ये तीनों वेक्टर हैं, ये तीनों क्या आ जाएंगे लीनियरली इंडिपेंडेंट, इसलिए क्या बना देंगे, बेसिस बना जाएंगे। लेकिन C और R का डायमेंशन कितना है 2, तो C2 और R का डायमेंशन कितना हो जाएगा 4, C3 और R का डायमेंशन कितना हो जाएगा 6। तो इसके लिए हमें कितने वेक्टर चाहिए 6, यहाँ पे कितने वेक्टर्स हैं 3, तो ये बेसिस नहीं बना सकता। इसी तरीके से C3 और Q को भी बेसिस नहीं बना सकता। लास्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन अ बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग सबस्पेस W ऑफ R3 ओवर R। हमें क्या निकालना है, इनके एक तो बेसिस निकालनी है और दूसरा क्या निकालना है, इनका डायमेंशन निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है W इक्वल टू U1 U2 U3, UI कहाँ से आ रहे हैं R से। कंडीशन क्या है U2 इक्वल टू 2U1 एंड U3 इक्वल टू U1 प्लस U2। अब देखो U2 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 2U1, तो अगर हम U2 की वैल्यू सेकंड वेक्टर में पुट करते हैं तो U3 इक्वल टू क्या आ गया U1 प्लस 2U1, यानी कि U3 इक्वल टू 3U1। तो देखो U2 इक्वल टू 2U1 एंड U3 इक्वल टू 3U1। ठीक है, तो देखो ये U2 और U3 दोनों किस पे डिपेंड कर रहे हैं, U1 पे डिपेंड कर रहे हैं। अगर आप U1 की वैल्यू 1 ले लेते हो तो U2 की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी आपको 2 आ जाएगी ऑटोमेटिकली, और U3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। तो 1 2 3 इसी किसकी तरह काम करेगा, एक बेसिस की तरह। और बेसिस में जितने वेक्टर्स होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायमेंशन। तो एक ही वेक्टर है ना पूरा का पूरा 1 2 3, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, अब सेकंड पार्ट क्या आता है, W में सेम टू सेम ये कंडीशन है। इस बार कंडीशन क्या दे रखी है 2U1 प्लस U2 माइनस 3U3 इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है। अब देखो अगर आप लोग यहां से किसकी वैल्यू निकालो, U2 की वैल्यू निकालो, तो U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, U2 की वैल्यू यहां से आ जाएगी 3U3 माइनस 2U1, ये किसकी वैल्यू आ गई U2 की वैल्यू आ गई। तो देखो U2 दो वेक्टर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, U1 पे भी और U3 पे भी डिपेंड कर रहा है ना, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि ये दो अलग अलग वेक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। अब हमारा क्वेश्चन आता है कि हम लोग बेसिस कैसे निकालें। तो बेसिस निकालने के लिए आपको क्या करना है, U1 को आप एक बार 1 पुट कर दो और U2 क्या पुट कर दो 0 पुट कर दो। जैसे ही आप U1 को 1 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 2 प्लस U2 क्या पुट करोगे 0, तो 2 माइनस 3U3 इक्वल टू 0। यहां से आप किसकी वैल्यू निकाल सकते हो U3 की। ठीक है, फिर आपको क्या करना है U3 को 0 पुट कर दो, U3 को 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा 2U1 प्लस U2 इक्वल टू 0। तो U1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और U2 की वैल्यू क्या आ जाएगी -2। तो फर्स्ट एक हमारे पास बेस आ जाएगा 1 -2 0। और इसी तरीके से जब आप U2 को 0 पुट करोगे तो वहां से एक और बेसिस आ जाएगा। तो बेसिस में कितने एलिमेंट्स आ गए 2 एलिमेंट्स आ गए, तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब आपके लिए होमवर्क है, ये दो क्वेश्चन है। फर्स्ट क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ वेक्टर्स। इसके आपको क्या निकालने हैं, कोफिशिएंट्स निकालने हैं। कैसे निकालोगे, इस वेक्टर को आप इन तीनों वेक्टर क्या लिखोगे लीनियर कॉम्बिनेशन में। जैसे लीनियर कॉम्बिनेशन लिखते हो जो स्केलर्स आएंगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं कोफिशिएंट्स। सेकंड आपको क्या निकालना है, डायमेंशन ऑफ सबस्पेस W ऑफ R4 जनरेटेड बाय दिस। इसका क्या निकालना है, इसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन के लिए क्या करोगे, आप एक मैट्रिक्स फॉर्मेट बनाओगे और उस मैट्रिक्स का क्या निकालोगे, रैंक निकालोगे। जितना रैंक होगा उतना क्या आ जाएगा, डायमेंशन आ जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।